हेलो, मेरा नाम गिरीश सिद्धराम शिंदे है और आज के इस कॉपर टिप स्विचिंग के प्रैक्टिकल सेशन में आप सभी का स्वागत है। अगर हमें दो सेम साइज़ की कॉपर ट्यूब को आपस में जोड़ना है तो हम उसको डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक दूसरे के अंदर नहीं जा रही है। इसको मैं उल्टा करके देखता हूँ, यहाँ पे भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि दोनों का डायमीटर सेम है। तो अगर दो सेम साइज़ की कॉपर ट्यूब को जोड़ना है तो किसी एक कॉपर ट्यूब का मुँह जो है वो थोड़ा सा बड़ा होना ज़रूरी है। तो अगर हम इस तरीके से कॉपर ट्यूब के मुंह को फैला देते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कॉपर ट्यूब का जो मुंह है या एंड जो है उसको हमने फैलाया हुआ है और दूसरी कॉपर ट्यूब नॉर्मल कॉपर ट्यूब है। अब ये जो कॉपर ट्यूब आपस में बैठ सकती है, इनको जोड़ा जा सकता है। तो इस तरीके से कॉपर ट्यूब के माउथ को या एंड को फैलाने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम स्वेजिंग कहते हैं। आप ड्राइंग में भी देख सकते हो, यहाँ पे मैंने दो कॉपर ट्यूब्स बताई है। एक कॉपर ट्यूब नॉर्मल कॉपर ट्यूब है और दूसरी जो कॉपर ट्यूब है उसका एंड अगर आप देखोगे तो फर्स्ट कॉपर ट्यूब से थोड़ा सा फैला हुआ है और फिर आप यहाँ पे देख सकते हो ऐसे फैलाने के बाद में इन दोनों कॉपर ट्यूब को जोड़ना पॉसिबल होता है। तो अब हम देखेंगे कि ये स्वेजिंग जो ऑपरेशन है, स्वेजिंग ऑपरेशन किस तरीके से किया जाता है और किस तरीके से कॉपर ट्यूब का जो एंड है उस एंड को फैलाया जाता है। अब हम देखेंगे स्वेजिंग करने के लिए हमें किन टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले ये जो टूल है इसे बॉल पिन हैमर कहते हैं। फिर ये जो टूल है इसे कहते हैं फ्लेयरिंग ब्लॉक और फाइनली ये जो टूल है इस टूल को हम कहते हैं स्वेजिंग पंच। तो इन तीन टूल्स की मदद से हम स्वेजिंग ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे स्वेजिंग करने के लिए कॉपर ट्यूब को इस टूल में, फ्लेयरिंग टूल में किस तरीके से बैठाया जाता है। तो जो फ्लेयरिंग ब्लॉक है इसको फ्लेयरिंग ब्लॉक कहते हैं और इसे विंग नट कहते हैं। इस विंग नट को खोलने के बाद में देखो ये ऐसे मैंने खोल दिया, फिर ये ब्लॉक खुल जाता है। इस ब्लॉक में अगर आप देखोगे तो इसमें आपको डिफरेंट नंबर जो है यहाँ पे लिखे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3/4 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे हाफ लिखा हुआ है और फिर यहाँ पे 5/8 लिखा हुआ है। ये जो कॉपर ट्यूब मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये जो कॉपर ट्यूब है ये 1/2 इंच की है या फिर 12 mm की है। तो यहाँ पे साइज़ मेंशन की होती है, उस मेंशन की गई साइज़ के हिसाब से मुझे इस कॉपर ट्यूब को ऐसे इसमें प्लेस करना है और फिर विंग नट जो है इस विंग नट को फिर से लॉक कर देना है। तो ऐसे क्या हो सकता है, ये लॉक हो सकता है। तो इस तरीके से विंग नट को टाइट किया जाता है। तो इसको अच्छी तरीके से टाइट करना है ताकि ये जो हम स्वेजिंग ऑपरेशन करेंगे तब कॉपर ट्यूब जो है वो कॉपर ट्यूब स्लिप नहीं होनी चाहिए। इसके लिए इसको जितना हो सके उतना हैंड टाइट एकदम पक्का करना है। तो इस तरीके से आपको कॉपर ट्यूब को फिट करना है फ्लेयरिंग ब्लॉक में। एक बार कॉपर ट्यूब को फ्लेयरिंग ब्लॉक में फिट करने के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये जो कॉपर ट्यूब है इस कॉपर ट्यूब को फ्लेयरिंग ब्लॉक के ऊपर कितना रखना है। तो इसके लिए एक थंब रूल है, एक बेसिक लॉ है या बेसिक रूल है कि जो भी कॉपर ट्यूब का डायमीटर है उस डायमीटर से 3 mm जो है एक कॉपर ट्यूब फ्लेयरिंग ब्लॉक के ऊपर होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो ट्यूब मैंने यहाँ पे यूज़ की है ये 12 mm की है और उसमें 3 हमें जोड़ देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे भी लिखा है, देखो इसको मैं जूम करता हूँ ताकि आपको आसानी से नज़र आए। यहाँ पे मैंने लिखा है आउटसाइड डाया ऑफ द ट्यूब प्लस 3 mm। इतना पोर्शन इफ़ आपका स्वेज होना चाहिए या फिर इतना पोर्शन जो है ये फ्लेयरिंग ब्लॉक के ऊपर होना चाहिए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कॉपर ट्यूब का जो डायमीटर है यहाँ पे वो 12 mm है और प्लस 3 mm ऐड करना है। इसका मतलब ये जो सरफेस है इस सरफेस से कॉपर ट्यूब 15 mm जो है वो ऊपर होनी चाहिए, तब जाके हमारा स्वेजिंग ऑपरेशन परफेक्ट होगा। अभी हम चेक करेंगे जो कॉपर ट्यूब जो है वो फ्लेयरिंग ब्लॉक के ऊपर कितनी है। तो यहाँ पे स्केल में देखने के बाद मुझे पता चला कि ये जो कॉपर ट्यूब है इस कॉपर ट्यूब का जो एंड है वो 25 mm के आसपास ऊपर आ चुका है। तो ये जो है ये एक्सेस है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आउटसाइड डायमीटर ऑफ कॉपर ट्यूब प्लस 3 mm, मतलब आउटसाइड डायमीटर अगर इसका 12 mm है तो प्लस 3 mm मतलब 15 mm इस जो हिस्सा है ऊपर होना चाहिए जो 25 mm है। तो मैं विंग नट को लूज़ करके अब क्या कर रहा हूँ, इस कॉपर ट्यूब को थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ। अगर ये ज़्यादा ऊपर रहेगी तो क्या प्रॉब्लम होगा, कॉपर ट्यूब अगर ज़्यादा ऊपर रहेगी तो जब हम स्वेजिंग करेंगे तो कॉपर ट्यूब यहाँ पे बेंड हो सकती है और बेंड ना हो, स्वेजिंग डैमेज ना हो, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको 15 mm के आसपास ही ऊपर रखना है। तो जब हम शुरुआत में ये सब ऑपरेशंस करते हैं तो हमें मेजरमेंट करना ज़रूरी होता है। एक बार हम रेगुलरली स्वेजिंग करने लगेंगे तो हमें अपने आप आइडिया आ जाता है और उस आइडिया के हिसाब से हम अपने आप इसको फिक्स कर सकते हैं। तो ये अपने आप अब यहाँ पे हमने इसको सेट कर लिया 15 mm पे। सेट करने के बाद में अब मैं विंग नट को टाइट कर रहा हूँ
और टाइट करने के बाद में आगे जाके हम स्वेजिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। अब स्वेजिंग करने से पहले मुझे सबसे पहले पंच को सिलेक्ट करना होगा। तो अलग अलग साइज़ के पंच अभी मेरे पास अवेलेबल है। जैसे कि एक पंच है, तो इस पंच को मैं इंसर्ट करके देखता हूँ। ये काफ़ी छोटा पंच होता है इसको एक्सपांड करने के लिए, तो इसको यूज़ नहीं किया जा सकता। तो हमें प्रॉपर साइज़ का स्वेजिंग पंच यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ये भी छोटा हो रहा है। फिर एक स्वेजिंग पंच है मेरे पास, इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो ये बिल्कुल भी इंसर्ट नहीं हो रहा है। ओके, ये एक्सेस साइज़ में कुछ ज़्यादा है। तो यहाँ पे और एक स्वेजिंग पंच है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पंच को। तो इस पंच को मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। देखो ये पंच है, इसका एंड जो है वो एंड यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है। ओके, तो अब इस पंच को हमें यूज़ करना है स्वेजिंग ऑपरेशन के लिए। तो स्वेजिंग ऑपरेशन के लिए पंच को इस टाइप से इंसर्ट करना है। और कई बार इसमें रेफ्रिजरेंट ऑयल भी यूज़ किया जाता है ताकि कॉपर ट्यूब ना फटे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रेफ्रिजरेंट ऑयल यूज़ कर रहा हूँ। ऑयल जो है, ऑयल इस पंच में लगता है। जैसे इस पंच में मैंने अभी ऑयल लगा दिया, और पंच में ऑयल लगाने के बाद में इस पंच को इंसर्ट करना है ऐसे यहाँ पे कॉपर ट्यूब के अंदर। ओके, पंच करने के बाद में मुझे हैमर लेके इस हैमर से इसको हैमरिंग करना है ऐसे। हैमरिंग करते वक्त में हैमर को देखो कैसे पकड़ा है मैंने। हैमर जो है उसको एंड में पकड़ना है। इसका हैमर का जो शाफ्ट होता है या हैंडल होता है, इस हैंडल को एंड में पकड़ना है। कई बार हैमर लोग ऐसे पकड़ते हैं, दैट इज़ अ रॉन्ग प्रोसेस। एक गलत प्रोसेस है। हैमर को एंड में पकड़ना है और एंड में पकड़ के इस पंच को हल्का हल्का ऐसे मारते जाना है। तो इसको कॉपर टिप को टोटली स्ट्रेट पकड़ना है आपको, पंच को भी स्ट्रेट पकड़ना है और हल्का सा ऐसे स्ट्राइकिंग करते जाना है। जब मैं इसको स्ट्राइक कर रहा हूँ तो आप एक चीज़ को नोटिस करो, इस पंच को मैं कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा हूँ। आप जितना स्लोली इसको ब्लो करोगे उतना आपका स्वेजिंग ऑपरेशन अच्छा होगा। आप एकदम फटाफट करने जाओगे, ज़्यादा ज़ोर से अगर ब्लो दोगे तो कॉपर टिप फट सकती है। और आपको अगर अच्छी क्वालिटी का स्वेजिंग चाहिए तो आपको इस ऑपरेशन को धीरे धीरे करना होगा। धीरे धीरे पंच को रोटेट करके इस टाइप से आपको स्वेजिंग ऑपरेशन करना होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे कि जैसे कॉपर ट्यूब जो है वो कॉपर ट्यूब धीरे धीरे फैलती जा रही है और स्वेजिंग ऑपरेशन होते जा रहा है। जब आप ब्लो करते जाते हो तो एक स्टेज आती है कि यहाँ पे आवाज़ में चेंज हो जाता है। मतलब ये जो पंच है, ये पंच यहाँ पे अटकने लगता है। ये जो फ्लेयरिंग ब्लॉक है यहाँ पे अटकने लगता है और एक साउंड आपको डिफरेंट आती है कि यहाँ पे पंच अटक रहा है। इसका मतलब यहाँ पे आपका ये जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन कंप्लीट हो गया और पूरी ट्यूब जो है वो स्वेज हो चुकी है। ट्यूब स्वेज होने के बाद में आप पंच को बाहर निकाल दो और उसके बाद में ये जो ऑयल लगा हुआ है ना, ये ऑयल को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो लाइन से टोटली क्लीन होनी चाहिए, नहीं तो यहाँ पे फिर कचरा अटक सकता है या धूल मिट्टी इसमें चिपक के बैठ सकती है। तो इस ऑयल को भी साफ़ करना होता है स्वेजिंग ऑपरेशन करने के बाद में। अभी ये स्वेजिंग कंप्लीट हो चुका है, तो मैं अभी इस पाइप को या कॉपर ट्यूब को इस जो फ्लेयरिंग ब्लॉक है, इस फ्लेयरिंग ब्लॉक से अलग कर रहा हूँ। तो इसके लिए विंग नट को मुझे खोलना है। दोनों विंग नट को खोल के आप इसको ऐसे अलग कर सकते हो। अलग करने के बाद में सबसे पहले काम, जैसे मैंने बताया, इसमें ऑयल लगा हो सकता है, उस ऑयल को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कॉटन वेस्ट यूज़ कर रहे हो तो देखो कॉटन वेस्ट के जो रेशे होते हैं वो अंदर ना फंसे। बेस्ट तरीका होता है कि कोई आप क्लॉथ यूज़ करके इसको क्लीन कर सकते हो। तो यहाँ पे इंश्योर करना है कि कोई भी ऑयल नहीं है और पूरा ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब पूरी तरीके से साफ़ हो गई है, क्लीन हो गई है, नीट हो गई है। और फिर इसके बाद में ये जो जॉइंट है, ये जो क्रिएट किया हमने, इसे हम बोलेंगे स्वेज पाइप। अब इस स्वेज पाइप को हम चेक करेंगे। चेक करने के लिए सेम साइज़ का मैं दूसरा कॉपर ट्यूब ले रहा हूँ पीसेस का, और इस कॉपर ट्यूब को मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कॉपर ट्यूब अंदर ईज़िली जा रही है। और इस तरीके से हम स्वेजिंग करके दो डिफरेंट कॉपर ट्यूब को आपस में जोड़ सकते हैं। स्वेजिंग करने के बाद में जो नेक्स्ट काम होता है, नेक्स्ट ऑपरेशन होता है, इसको ब्रेजिंग बोलते हैं। तो ब्रेजिंग करके इन दोनों कॉपर ट्यूब को बाद में परमानेंटली जोड़ दिया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और हम जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।